नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। यह एक पत्र है जो उन्होंने अपने अनुभव को लिखते हुए लिखा था। आइए इस पाठ का उद्देश्य समझ लेते हैं। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए योजना बनाकर कार्य करने और उसके अनुमानित व्यय का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना है। पठन वाचन कौशल को बढ़ाना है, रचनात्मकता को बढ़ाना है। आइए इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का शब्दकोश देख लेते हैं। अनुमानित, अनुमान लगाना, यह एक भाववाचक संज्ञा है। ख्याल, विचार, यह एक संज्ञा शब्द है। औजार, काम में आने वाले हथियार, और यह भी एक संज्ञा शब्द है। इंतजाम, प्रबंध करना, यह भी एक संज्ञा शब्द है। आइए बच्चों इस पाठ को समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। इस पाठ में गांधी जी ने आश्रम को खोलने से पहले उन्होंने किस किस बात की योजना बनाई, किस किस बात का प्रबंध करने के लिए उन्होंने सारा प्रबंध किया, इस विषय में अपने अनुभव लिखे हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? आरंभ में संस्था अर्थात आश्रम में 40 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 40। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की भी संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सपरिवार भी होंगे। सपरिवार अर्थात अपने परिवार के साथ। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 50 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिससे कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियाँ, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बच्चों, ये कुदालियाँ, फावड़े, खुरपे खेती करने के औजार हैं। दक्षिण अफ्रीका में लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में जो एक आश्रम की स्थापना की थी, उसके आरंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमने समझा। अब आगे गांधी जी क्या कहते हैं? बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, जैसे 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 रतलनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी छोटी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी, 1 मोगरा यानी लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। अब आगे क्या गांधी जी कहते हैं कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुछ 5 रुपये खर्च होंगे। यानी उस समय 5 रुपयों में इतना सारा सामान आ जाएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होंगे। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए।
इन पर खाने का जो खर्च होगा वह 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने अनुमान से इन सब मेहमानों के खाने का जो खर्च है वो 10 रुपये मासिक यानी प्रति माह हर महीने 10 रुपये का लगाता हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर 10 रुपये का खर्चा आएगा। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल पाएंगे, यानी जिस वर्ष हम आश्रम खोलेंगे उस वर्ष हम इतना खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। अब आगे गांधी जी कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाएगा। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। यानी गांधी जी ने जो ऊपर खर्चा बताया है वह सब खर्चा भी अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए, क्योंकि जो उनके जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा आश्रम अहमदाबाद में ही बने। आगे वे क्या कहते हैं कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से भी या दूसरी तरह भी जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद इस 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह भी संभव है कि कुछ मदे अर्थात कुछ वस्तुएं या कुछ हिस्से, कुछ बातें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। देखिए बेटा, जब हम किसी बहुत बड़े कार्य को करते हैं तो उससे जब हम पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं तो कुछ बातें हमारे ध्यान में होती हैं और कुछ बातें अचानक ही हो जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से तो योजना हर बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है, लेकिन हो सकता है कि फिर भी मुझसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई हो। आगे क्या कहते हैं, यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न पदों में खर्च इस प्रकार होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान यानी रसोई का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ग के लिए 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। तो गांधी जी ने ये सारा खर्चा बताया है, जो वो कहते हैं कि अगर मैं अपना आश्रम अहमदाबाद में खोलता हूँ तो अहमदाबाद को यानी अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को यह खर्चा उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों का भी प्रबंध कर लेना चाहिए। राजमिस्त्री क्या होता है बेटा? जो मकान बनाते हैं, जो बड़े बड़ी इमारतें बनाते हैं, और लुहार लोहे का काम करने वाले। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए होंगे, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता भी होगी। शिक्षण के अलावा गांधी जी हथकरघा यानी चरखे को भी बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि उनके आश्रम में अगर शिक्षण का प्रबंध किया जाएगा तो वह हथकरघे का भी महत्व देंगे, यानी चरखे को भी चलाकर कपास और सूत खुद काटना शुरू करेंगे। यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात भारत के महात्मा बापूजी ने किया है। आइए अब इसका अभ्यास पत्र देखते हैं।
इस पाठ को आपने कितना समझा, कितना जाना, इसके लिए आप ये प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और अपनी अध्यापिका से उसकी जांच कराइए। इस प्रकार बच्चों, हमने हमारे परम पिता पूजनीय महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए उनके अनुभवों को पढ़ा और हमने ये सीखा कि हमें भी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए। अगली कक्षा में मैं एक नए पाठ के साथ आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।